हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट जो कि 7 और 8 दिसंबर 2024 को होने वाला है। और उसी के संदर्भ में सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 23 रहने वाली है। और अभी तक जो है 22 क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये सभी क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। उसके बाद आप चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पर आपको इसी के नाम से TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी वीडियोस उसमें संग्रहित हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ ही आज की जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है UGC नेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर कोई HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी हमने लगभग 45 क्लास के आसपास हमारी हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके बाद भी अगर आपको चैनल पर कहीं से वीडियो समझ में नहीं आती हैं तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डे की मैं जितनी भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, वो सारी मैं शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो पर डे की वीडियोस आपको जानने के लिए कोई दिक्कत ना हो और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सभी मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो रीतिकाल के हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल, और रीतिकाल के ऊपर मैंने रात को एक वीडियो अपलोड कर दी थी। और रीतिकाल का जो समय सीमा है, नामकरण है, सबके बारे में हम विक्रम संवत 1700 से 1900 तक जो है इसकी समय सीमा है। रीतिकाल जो नामकरण है, इसका नामकरण रीतिकाल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा दिया, और विश्वनाथ प्रसाद जो है ये इसे श्रृंगार काल कहते हैं। तो रीतिकाल के जो अनेक विद्वानों ने अनेक नामकरण दिए वो कल की वीडियो में हम पढ़ चुके। उसके बाद इसकी समय सीमा भी पढ़ चुके। उसके बाद रीतिकाल का जो प्रवर्तक आचार्य है, किस विद्वान ने किसको माना है, वो भी हम इसके पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि रीतिकाल के जितने भी प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, ये वीडियो मैं पहले डाल देती हूँ क्योंकि रचनाएं याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो रीति काव्य के प्रमुख रचनाकार हैं कृपाराम। कृपाराम को जो अगर काल दृष्टि के विभाजन से देखें तो सबसे पहला कवि कृपाराम को माना जाता है। और कृपाराम की सबसे प्रमुख रचना है हित तरंगिणी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न हमेशा पेपर में भी पूछी जाती है कि रचना किसकी है, चाहे तो मिलान करने वाले प्रश्न में पूछे चाहे अलग से पूछ ले, तो लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हित तरंगिणी के जो प्रकाशन वर्ष वो 1541 है। हित तरंगिणी यानी कि कृपा उसी पर होती है जो सभी का हित करता है। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगी। और इसका वर्ण विषय है कि नायिका भेद विवेचन। देखो थोड़ा सा बता देती हूँ कि रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल का जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उस समय जो प्रधान प्रवृत्तियां थी उसी को आधार लेकर रीतिकाल का नामकरण किया। अब प्रमुख प्रवृत्तियां थी जैसे कि नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन, काव्य दोष, काव्य गुण, अलंकार, रस, इनसे संबंधित जो है लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो इस प्रकार की एक रीति सी वहाँ पर चली हुई थी लक्षण ग्रंथ लिखने की, इसलिए इसका नाम पड़ा रीतिकाल। तो आप समझ रहे होंगे। तो इसमें कृपाराम की हित तरंगिणी जो है इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। तो लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, रीतिकाल नाम क्यों पड़ा, तो इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 आप जरूर देख लें, आपको सारी बातें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। अगर अभी भी मैं वही बातें समझाने लग जाती हूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद दूसरा कवि आता है, बिल्कुल ये समय विभाजन ये सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखें, इसी प्रकार से आप अपने नोट्स बनाएं क्योंकि सभी के सन याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दूसरा आता है केशव दास। और केशव दास को पहला कवि इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका जो रचनाकार व्यक्तित्व था वो काफ़ी समृद्ध था। इस दृष्टि से कई विद्वान इसे भी, केशव दास को भी रीतिकाल का प्रथम जो है कवि मानते हैं। केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं और चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। और सर्वसम्मति से देखें कालक्रम की दृष्टि से तो कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। ये मैंने तीनों आपको बता दी हैं। कृपाराम की हित तरंगिणी और इसमें नायिका भेद का विवेचन है। दूसरा आता है केशवदास। केशवदास की सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली रचना है कवि प्रिया।
रसिक प्रिया, वीर देव सिंह चरित, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता। 6 प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके वर्ण विषय से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसकी ट्रिक याद करें, जब भी आप कोई ट्रिक बनाएं तो कवि का नाम जो है या लेखक का नाम है उसे साथ जोड़ लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। केशव की यानी कि केशव क्या है? कवि, और कवि की क्या है? प्रिया। कवि की, केशव की कवि प्रिया, ये उसकी प्रिया का नाम है। और उसके बाद इसमें है विज्ञान गीता। एक तो उसकी प्रिया शुरू में ही है, एक गीता उसकी लास्ट में है। 2 फीमेल कैरेक्टर हैं। विज्ञान गीता, मैं ये अब ट्रिक बता रही हूँ आपको, ये विज्ञान गीता है। उसके बाद बीच में है क्या है? कवि प्रिया। जो केशव दास की कवि हैं उनकी प्रिया को रस पसंद है, रसिक प्रिया है वह। कवि की प्रिया है वह कैसी प्रिया है? रसिक प्रिया है। वीर, रतन और जहांगीर, ये 3 बीच में आ जाएंगे। उसके बाद फिर विज्ञान गीता। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। अब देखो नाम से सोचना। कवि प्रिया, कवि को क्या पसंद होते हैं? कवि को क्या प्रिय होते हैं? अलंकार पसंद होते हैं और काव्य के गुण दोष इन्हीं सभी, ये सब उन्हें पसंद थे, इसीलिए उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में इनको स्थान दिया। तो आप ये मैं सिर्फ ट्रिक के लिए बता रही हूँ। अब कुछ काव्य के दोष होते हैं, कुछ काव्य के गुण होते हैं, कुछ अलंकार, भारमासा आदि का वर्णन किसमें किया गया है? कवि प्रिया नामक ग्रंथ में। किसने किया? केशवदास ने किया। समझ गए होंगे। रसिक प्रिया, जैसे कि रस से ही बना है इसका नाम, तो इसमें रस का ही विवेचन मिलेगा। रस एवं नायिका भेद। तो आप देखेंगे कि रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो थे नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन, लक्षण ग्रंथ लिखना, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना और प्रकृति चित्रण। ये सारी जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। वीर सिंह देव, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि देव नाम का जो राजा है, राजवीर नरेश है, उसके चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। और जो देव था उसका पूरा नाम था राज सिंह देव, ये बुंदेल का था और ओरछा नरेश था। ओरछा का नरेश, ओरछा का राजकुमार यानी कि वहाँ का राजा, और राजा का नाम है राज सिंह देव, और बुंदेल राज सिंह देव बुंदेल का इसमें चरित्र चित्रण किया गया है। अगला आता है रतन बावनी, और इसमें रतन सेन के वीर नामक वीरोत्साह का वर्णन किया गया है, यहीं से पता चल जाएगा। और रतन बावनी ये कौन थे? मधुकर शाह के पुत्र थे, रतन सेन। तो इनके नाम से ही इन रचनाओं का नाम आप समझ जाएंगे। विरोत्साह का वर्णन है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर की प्रशस्ति है, ठीक है, प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा। और विज्ञान गीता में विज्ञान गीता नामक जो रचना लिखी केशवदास ने, वो एक रचना जो है, ये विज्ञान गीता नामक जो रचना है ये पद्य अनुवाद है, यानी कि पदों का अनुवाद किया गया है। और पदों का अनुवाद किस रचना का किया? संस्कृत की एक रचना है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय नामक जो ग्रंथ था, जो संस्कृत का ग्रंथ था, उसका पदों में अनुवाद किया विज्ञान गीता नाम से केशवदास ने। तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थान आता है चिंतामणि का। चिंतामणि, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? एक तो रस विलास, उसके बाद श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, रामायण, रामाश्वमेध, छंद विचार, पिंगल। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको और इम्पोर्टेंट बातें लिखवाती हूँ। तो चिंतामणि की कुछ एक प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे जो प्रमुख रचना है वो कवि कुल कल्पतरु है, और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। अब जब कल की मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक जो ग्रंथ थे, इन दोनों में भेद आपको बताया था। तो कवि कल्पतरु इनकी एक प्रमुख रचना है। उसके बाद इसमें नहीं दिया हुआ है इस बुक में, काव्य विवेक इनकी पुस्तक ग्रंथ है, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। काव्य विवेक है, फिर श्रृंगार मंजरी है, उसके बाद दूसरा और है काव्य प्रकाश। काव्य मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप जल्दी जल्दी लिखें। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। कैसे हैं ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखो कैसे, कवि कुल कल्पतरु, फिर उसके बाद काव्य विवेक, और इनके ना सन नहीं पूछे जाते हैं, आप सन के चक्कर में मत पड़ना। काव्य प्रकाश
और रस विलास, तो रस विलास यहाँ पर दिया गया है, और छंद विचार पिंगल, ठीक है, छंद विचार। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं 3 हैं, इन्हें आपको जरूर ध्यान रखना है। एक तो कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, ठीक है। तो ये सर्वांग निरूपक में ही आ जाएंगे, ये इनकी चिंतामणि की सभी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। और उसके बाद चलते हैं, और सभी में देखो रस में क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। जो भानुदत्त जो कवि है उसकी 2 रचनाएं हैं, रस मंजरी और रस तरंगिणी। तो इन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने लिखे रस विलास। श्रृंगार मंजरी में नायिका भेद का वर्णन है। कवि कुल कल्पतरु में ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि चिंतामणि की वो कौन सी रचना है जिसे सर्वांग निरूप या निम्न, चिंतामणि का निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो इसको ध्यान रखना है, कवि कुल कल्पतरु। और छंद विचार में जैसे कि छंदी वर्णन है, रामाश्वमेध में राम के अश्वमेध, ये नाम से पता चल रहा है, तो ये चीजें आपको इधर से याद हो जाएंगी। अगला नाम आता है सुखदेव मिश्र। तो सुखदेव जो मिश्र है इसकी रचनाएं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो रस रत्नाकर मिलेंगी वही सारी चीज़ें, बस थोड़े बहुत अंतर के साथ मिलेंगे। व्रत विचार, रसार्णव और अध्यात्म प्रकाश, तो ये इनकी रचनाएं हैं। रस में रस का विवेचन है, रसार्णव में नव रस वर्णन है, व्रत विचार में छंद विवेचन है, आध्यात्म प्रकाश में शंकराचार्य के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन है, ठीक है। तो ये सुखदेव मिश्र की थी। उसके बाद आज मैं आपको सारी रचनाएं बता दूंगी ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें और इन चीज़ों को याद कर लें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कवि कुलपति मिश्र। अगला कवि आता है कुलपति मिश्र, और ये सारी रचनाएं ना मैंने सभी आपको एक ही जगह पर दे दी हैं। फिर ये जितने भी मैं कवियों की रचनाएं आपको बता रही हूँ, इन सभी कवियों को रीतिकाल के अंतर्गत 3 धाराओं में बांटा गया है, वो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता दिया था। तो कुलपति मिश्र जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुलपति मिश्र की कि रस रहस्य, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो रस रहस्य नामक रचनाएं पूछी जाती है, और इसकी ट्रिक आपको क्या रखनी है, मैंने भी यही ट्रिक बना रखी थी। जो कुल होता है ना, कुल किसी का भी हो, उसमें कई सारे रहस्य छिपे हुए होते हैं। तो रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है, और ये कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो जिसने सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिख दिया वो कवि भी सर्वांग निरूपक कवियों में आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद है संग्राम सार, ये इम्पोर्टेंट है। और संग्राम सार के अलावा इनकी बस नख सिख भी इन्होंने एक लिखी है रचना, और इम्पोर्टेंट इनकी यही है रस रहस्य, ये पूछे जाते हैं रस रहस्य और संग्राम सार। तो इसमें संग्राम सार, संग्राम किसमें, संग्राम का मतलब लड़ाई, लड़ाई कहाँ होती है, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्य अनुवाद है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कवि आते हैं कविवर देव, और देव की रचनाएं जो हैं सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और देव की रचनाएं याद करने के लिए एक आसान सा तरीका है, पहले मैं इसके अलावा जो इसमें दे रखी हैं और इसके अलावा इनकी कई रचनाएं, जैसे मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिखती हूँ, भाव विलास। इनकी रचनाओं में अधिकतर विलास लगा हुआ है। देवताओं के पास देखो विलास ही विलास है। भाव विलास, फिर भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास, फिर कुशल विलास। तो ये आप ऐसे लिख लें, कुशल विलास, फिर रस विलास, यहाँ लिख देती हूँ मैं रस विलास, और रस विलास के बाद जाति विलास, और जाति विलास के बाद बस ये विलास नामक है राधिका विलास, एक और लिख सकते हैं राधिका विलास। तो इतनी रचनाएं जो हैं देव की, इन सभी में विलास लगा हुआ है। जाति, रस, भाव, भवानी, कुशल, राधिका। जाति रस, जाति में रस है, भाव है, भवानी में कुशल है, राधिका। ये सारी रचनाएं विलास नाम से हैं, और ये सारी किसकी रचनाएं हैं, देव की, ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आती हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। शब्द रसायन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अकेली पूछे जाते हैं। शब्द रसायन कह दे, चाहे काव्य रसायन भी इसका कहीं कहीं पर आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा। काव्य रसायन यानी कि रसायन कहे तो ये जो रचना है काव्य रसायन, ये यहाँ पर दिया हुआ है। काव्य रसायन जो है ये भी कविवर देव की रचना है।
और काव्य, काव्य रसायन कह दिया तो काव्य के रूप, शब्द शक्ति, रस, नायिका भेद, रीति, गुण आदि सभी का इसके अंतर्गत किया गया है, विवेचन किया गया है। उसके बाद आता है इनकी दो और प्रमुख है, प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका और प्रेम तरंग। ये तीन रचनाएं हैं। और प्रेम दीपिका आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, प्रेम दीपिका, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका। ठीक है, ये तीन प्रेम से रिलेटेड है। 6-7 मैंने विलास से संबंधित बताई और एक इंपॉर्टेंट है देव शतक। तो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, देव शतक। और शब्द रसायन या काव्य रसायन ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं, और देव की रचनाएं पूछी जाती हैं पेपर में। और अष्टयाम जो है ये किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें नायक नायिका के 8 पैर के विलासों का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये तो सारे आपको नायक नायिका श्रृंगार यही मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कवि आता है और इसकी रचनाएं सारी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये भी महत्वपूर्ण कवि भी है, मतीराम। मतीराम की जो रचनाएं हैं, जो यहाँ पर 5 रचनाएं दी गई हैं, ये सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मतीराम की। तो ललित ललाम सबसे पहले है, ललित ललाम। ललित ललाम नामक जो ग्रंथ है उसमें अलंकारों का विवेचन है। जो रस राज है तो नाम से ही पता चल रहा है कि श्रृंगार रस निरूपण है। मतीराम ने मतीराम सतसई भी लिखी। उस समय ना सतसई लिखने का बहुत चलन था। मतीराम सतसई, इसमें भी श्रृंगार रस विषय एक दोहा ग्रंथ है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसकी व्रत कौमुदी, अलंकार पंचासिका और रस राज। इनकी मतलब पांचों की पांचों रचनाएं हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ललित जो है रस लेता है मतीराम सतसई में, क्या पढ़कर? अलंकार और छंद पढ़कर। मतीराम का जो ललित है वह रस लेता है मतीराम की सतसई में, क्या पढ़कर? अलंकार और छंद सार पढ़कर। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ललित ललाम में अलंकार का विवेचन है, रसराज में रस है, और अलंकार पंचासिका में अलंकार विवेचन है। छंद सार संग्रह, याद रखना थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। इसे व्रत कौमुदी भी कहते हैं। तो व्रत का मतलब जहां भी व्रत दिखाई दे आपको, इसका मतलब आप छंद ही समझें। तो ये छंद विवेचन है, समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने कवि सारे आपको दिखाऊंगी, लेकिन रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं कवियों की रचनाएं आपको याद करनी है। कवि मैंने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि एक बार स्टेट में प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है, तो मैंने सोचा कवि मैं आपको एक बार सारे दिखा देती हूँ। रचनाएं आपको उन्हीं की याद करनी है जो इंपॉर्टेंट है। तोष कवि, तोष है सुधा निधि, सुधा निधि। तोष, तोष का मतलब आप संतुष्ट से ले सकते हैं, और जब सुधा का पान कर लेते हैं तो तोष सा हो जाता है, ऐसे याद रखना। तोष कवि सुधा निधि, और इसमें सर्व रस निरूपण यानी कि सभी रसों का निरूपण किया गया है। नेक्स्ट कवि आता है जसवंत सिंह, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जसवंत सिंह की जो भाषा भूषण है और प्रबोध चंद्रोदय, दोनों ही बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है। भाषा भूषण तो खूब पूछी जाती है, शायद HPSC स्क्रीनिंग में भी ये पेपर क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि ये रचना किसकी है। तो भाषा भूषण में क्या है? भाषा का भूषण क्या है? भूषण मतलब अलंकार या गहने। तो भाषा का भूषण क्या है? अलंकार है, रस है, नायिका भेद है, ये सभी क्या है? भाषा के भूषण है। प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पदों में अनुवाद कर दिया, तो पद में अनुवाद कर दिया तो अब ये काव्य में आ गया। लेकिन था क्या ये प्रबोध चंद्रोदय? एक नाटक था, लेकिन उसी नाटक का पदों में इन अनुवाद कर दिया इसमें जसवंत सिंह ने, और नाम दिया प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये दोनों भाषा भूषण इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाती है। अगला आता है भाई सोमनाथ। सोमनाथ की एक ही इंपॉर्टेंट है रस पीयूष निधि। चाहे रस कहें चाहे सोम कहें, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। तो रस सोम एक ही बात है। रस पीयूष निधि, पीयूष भी अमृत का ही होता है, और निधि मतलब खजाना। ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और उसके बाद एक श्रृंगार विलास, बस ये 2 ही कर लें आप, इनके बहुत ज़्यादा ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। और सोमनाथ की अगर और कोई एक आधी रचना है तो मैं बता देती हूँ। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और एक प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी यहाँ पर नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं प्रेम पच्चीसी। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये 3
दो तो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दो आप जरूर कर लें। उसके बाद आता है भिखारी दास। तो भिखारी दास जो है रीतिकाल का एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण मतलब कवि है। इसकी रचनाएं, इनसे संबंधित प्रश्न भी पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। भिखारी दास का मैंने क्या कैसे शॉर्टकट जो ट्रिक बना रखी थी, सबसे पहले वो बताती हूँ मैं आपको। जो भिखारी दास है, भिखारी को निर्णय लेने में कठिनाई रहती है कि मैं इससे भीख मांगू या ना मांगू। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो दो तो निर्णय है भिखारी के, एक तो काव्य निर्णय और एक श्रृंगार निर्णय। तो दो निर्णय हैं, याद रखना। उसके बाद भिखारी की एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है रस सारांश। रस सारांश, जैसे रस राज है ना मतीराम की, वैसे ही इसका रस सारांश के नाम से है। मतलब सारा ही अंश ले लेते हैं भिखारियों से, तो सब खोस लेते हैं, है ना। इस तरीके से आप याद करें, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। तीसरा है रस सारांश। फिर छंदो वर्ण पिंगल। छंदो वर्ण पिंगल, पिंघल जाते हैं भिखारी, पिंगल ध्यान रखना। छंदोर्ण वन पिंगल, ठीक है। इसमें छंद निरूपण ग्रंथ है। श्रृंगार निर्णय में नायिका भेद है। रस सारांश में वही बात है, नव रस विवेचन है। काव्य निर्णय, काव्य में निर्णय करना कठिन होता है कि जैसे कि काव्य के गुण, काव्य के दोष, प्रयोजन, हेतु, शब्द शक्ति, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आता है विष्णु पुराण, और ये आप अगर 3 रचनाएं आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। जो कि रचनाएं पेपर में पूछी जाती है अधिकतर, ये इनकी 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भिखारी दास की। ठीक है, उसके बाद आता है भूषण। भूषण की एक भी नहीं छोड़नी है, भूषण की सारी ही रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें शिवराज भूषण, ये जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे, तो शिवाजी के दरबारी कवि थे। तो शिव से संबंधित यानी कि शिवाजी से संबंधित ही रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो सबसे पहले शिवराज भूषण, शिवा बावनी और एक छत्रसाल दशक, ये राजाओं के नाम पर है सारा। इसमें छत्रसाल दशक में राजा छत्रसाल की प्रशस्ति है, शिवा बावनी में शिवाजी की प्रशस्ति है, शिवराज भूषण में भी शिवाजी की प्रस्तुति एवं अलंकार निरूपण है। तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, और इनका एक और है अलंकार प्रकाश। इसके अलावा एक रचना और है अलंकार प्रकाश, ये आप नोट कर लें, अलंकार प्रकाश। उसी के बाद इन्होंने एक छंद से संबंधित भी रचनाएं लिखी है। और किसका पढ़ रहे हैं हम, भूषण का। तो छंदो हृदय प्रकाश, इसका आपको लिखना है छंदो हृदय प्रकाश। तो 2 प्रकाश है, छंद और अलंकार प्रकाश करके भूषण। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि, ये भी पद्माकर की रचनाएं भी आपको छोड़नी नहीं है। तो पद्माकर की आप कैसे करेंगे, पै वाली कर लो, पद्माभरण प्रबोध पचासा। पद्माकर की कैसे करनी है, पद्माभरण और प्रबोध पचासा। तो ये देख लें, इंपॉर्टेंट तो इनकी ये 2 ही हैं, 2 या 3 जो रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। पद्माभरण, प्रबोध पचासा, जो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखी हैं, एक तो पद्माभरण और एक प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ 2-3 और है, जगत दिनोद, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पद्माभरण, जगत दिनोद, और उसके बाद गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ये सारी इंपॉर्टेंट है। कली पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, एक और इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, प्रताप सिंह विरुदावली, ये भी आप लिख लें, प्रताप सिंह विरुदावली। ठीक है, विरुदावली ये इंपॉर्टेंट है। पैसे कितनी होगी, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, ये तीनों याद रखना, और जगत दिनोद, गंगा लहरी, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, तो ये ध्यान रखनी है। अब इसमें पद्माभरण में क्या है, अलंकारों का विवेचन है। जगत दिनोद में, जगत किसमें, दिनोद लीला करता है, रस में करता है, तो नवरस विवेचन है। प्रबोध पचासा में संसार की जटिलता और क्षणभंगुरता का वर्णन है। गंगा लहरी में गंगा जी की स्तुति का वर्णन है। और राम रसायन में राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं।
उसके बाद ये काफ़ी हैं, 2 पेज और हैं, फिर नहीं है और भी हैं वही। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि सारी रचनाएं मैं एक ही वीडियो में आपको करवा दूँ। उसके बाद इनकी पद्माकर की 2 और हैं जो पेपर में पूछी जाती है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, एक प्रताप सिंह विरुदावली और हिम्मत बहादुर विरुदावली। तो आश्रयदाता हिम्मत बहादुर की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन किया है। मैंने बताया कि रीतिकाल के जो कवि थे अपने आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे, इनकी प्रशंसा के लिए रचनाएं करते थे और उनकी प्रशंसा में उन्हीं के चरित्र आधारित ग्रंथ भी लिखते थे। तो ये प्रताप सिंह विरुदावली यहाँ पर दिया हुआ था। इसमें राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है। तो मुरलीधर भूषण, इसका एक ही रचना है, छंदो हृदय प्रकाश। उसके बाद कालिदास त्रिवेदी के अगर आप करें तो कर ले, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी आप छोड़ दें। लाल कवि की इंपॉर्टेंट है छत्र प्रकाश। इसमें राजा छत्रसाल का जीवन चरित्र दोहा चौपाई में है। 115 अलंकारों का इसमें विवेचन किया गया है। छत्र प्रकाश याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कवि दुलह आता है और इनकी भी एक ही रचनाएं हैं और एक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आध छोटे मोटे रचनाएं और मिल जाएंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कवि कुल कंठाभरण याद रखना, दुल्लह की कौन सी रचना है, कवि कुल कंठाभरण, और इसमें 115 अलंकारों का विवेचन है। छत्र प्रकाश लाल कवि की है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है रसलीन। तो अगली रचना है, हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल, और आप ये सोच रहे होंगे कि बीच में मैम ये सब बातें क्यों बता रही है। तो मैंने वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप कर दिया था। स्टॉप तो क्या कहूँ कि सुबह 11 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड करने लगी थी, लेकिन बीच में रिश्तेदार आ गए, तो इस वजह से मुझे ये वीडियोस थोड़ी देर पॉज करनी पड़ी। तो अब शुरू करती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं वीडियो इकट्ठी डालूंगी, चाहे 1 घंटे की बन जाए। सारी रचनाएं मैं एक ही साथ आप लोगों के लिए डालना चाहती थी ताकि आपके नोट्स जो हैं कंप्लीट हो जाएं। तो नेक्स्ट जो कवि था हमारा, हमने दुल्लह तक पढ़ लिए थे, और आपको तो नहीं पता चलेगा दुल्हन तक पढ़ लिए थे, लेकिन मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज, थोड़ी देर क्या, अब शाम को मैं 6:45 बजे इस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं। दुल्हन की जो रचना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कवि कुल कंठाभरण इनकी रचना का नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। इसमें 115 अलंकारों का विवेचन है। उसके बाद नेक्स्ट कवि आता है रसलीन का, और रसलीन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी दोनों रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक तो अंग दर्पण और दूसरा है रस प्रबोध। इसे आप याद कैसे करेंगे, रसलीन, तो रस अंग दर्पण में देख देख कर हम अपने अंगों को देख देख कर रस लेते हैं, मतलब खुश होते रहते हैं मन ही मन में, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो रसलीन की एक रचना है अंग दर्पण और रस प्रबोध, दोनों ही रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंग दर्पण के अंतर्गत नखशिख वर्णन किया गया है। नखशिख एक ऐसी रचना होती है जो मतलब सिर से लेकर और चोटी तक, मतलब एडी से चोटी तक बोलते हैं ना, जिसका वर्णन किया जाता है, तो उसे नखशिख कहते हैं। अगली रचना है रसिक गोविंद, और रसिक गोविंद की एक ही रचना है, तो गोविंद नाम से ही इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा, गोविंदानंद घन। ठीक है, इसमें रस के लक्षण, नायिका भेद, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती है कवि गोप कवि। तो गोप कवि की भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इनकी 2 रचनाएं हैं, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। तो दोनों में ही क्या है, अलंकारों का निरूपण है और अलंकार विवेचन है। रामचंद्राभरण में ओरछा नरेश पृथ्वी सिंह के आश्रय में अलंकार निरूपण है। उसके बाद प्रताप सिंह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। आपको देखो किताबों में ना बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मैं सारी इम्पोर्टेंट आपको बता रही हूँ। जितनी मैंने लिखी, मैंने यूजीसी नेट के लिए, एस्टेट के लिए, और कहीं पर भी इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए, तो उसी के बिहाफ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। तो प्रताप शाही ये इम्पोर्टेंट है। व्यंग्यार्थ कौमुदी इंपॉर्टेंट रचना है। प्रताप शाही कैसे याद करेंगे कि मैंने ऐसे कर रखा था कि हमारे रिलेटिव में एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रताप है, और वो सभी पर व्यंग्य मारता रहता है, ऐसे कर लेना। व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ महत्व, शब्द शक्ति, अलंकार, नायक नायिका भेद, ये तो सभी में एक जैसे मिल जाएंगे लगभग आपको।
ठीक है, तो रचना का नाम याद करना है। उसके बाद आता है ग्वाल कबीर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है इनका? साहित्यानंद, यानी कि साहित्य आनंद के अंतर्गत इन्होंने काव्य का सर्वांग निरूपण किया है। और सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण का अर्थ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो ग्वाल कवि, ग्वाल ग्वाल मतलब साहित्य में आनंद लेते हैं, कवि दर्पण, रसिकानंद, तो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ मैं आपको इसको। साहित्यानंद, फिर कवि दर्पण, उसके बाद है रसिकानंद, और फिर यमुना लहरी और हमीर हट, ये इनकी जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो हमीर हट के अंतर्गत इन्होंने हमीर की वीरता का वर्णन किया है, नाम से ही पता चल रहा है। यमुना लहरी के अंतर्गत यमुना की स्तुति की है। और रसिकानंद के अंतर्गत नायिका भेद और रस विवेचन किया है। कवि दर्पण के अंतर्गत काव्य दोष है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से आपको पढ़ते हुए चलना है। लेकिन ग्वाल कवि की जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी मैंने जो बताई ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद आता है वेनी परवीन, और वेनी परवीन की एक ही रचना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नव रस तरंग। केवल सिंगल में प्रश्न पूछ लेते हैं कि नव रस तरंग नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वेनी परवीन। उसके बाद आता है अमीर दास, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट कवि थे वो तो लगभग आ चुके हैं। और अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट कवि है बिहारी। बिहारी की जो रचनाएं हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिहारी सतसई, इन्होंने ज़्यादातर जो एक ही रचना, बहुत ज़्यादा रचनाएं इन्होंने नहीं लिखी थी, एक दो चुटपुट रचनाएं थी, लेकिन एक इनकी फेमस रचना है जो कि बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। और 1662 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके अंतर्गत कई सारे दोहे हैं और इसमें अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद आदि को ध्यान में रखकर दोहों की रचना की है। इसमें दोहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है सेनापति, और सेनापति की दोनों ही रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की है। और कवित रत्नाकर का जो वर्ण विषय है वो है श्लेष अलंकार, श्रृंगार, ऋतु वर्णन। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा गया था कि ऋतुकाल का वो कौन सा कवि है जिसने ऋतु वर्णन अपने दोहों में किया। तो ऋतु का मतलब अच्छे से इन्होंने वर्णन किया, ऋतु वर्णन के ऊपर काफ़ी प्रकाश डाला, तो वो कवि हैं सेनापति। प्रकृति चित्रण अगर पूछ ले तो भी सेनापति ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद है काव्य कल्पद्रुम, ये भी सेनापति की रचना है। ये ग्रंथ अपर्याप्त है, अनेक विद्वान काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर को एक ही काव्य कृति मानते हैं। तो ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट आता है रस निधि, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है रतन हजारा। रस निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, तो इसे आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि रतन हजार, भाई उस निधि के अंतर्गत हजार रतन भरे हुए हैं। तो इन्होंने रतन हजारा नामक जो रचना लिखी थी रस निधि ने, वो बिहारी सतसई के अनुकरण पर श्रृंगार, भक्ति, नीति विषयक दोहे लिखे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही थी कि जब बिहारी के बारे में पूछे तो बिहारी ने भी अनेक प्रकार के दोहे लिखे, नायिका भेद पर किससे संबंधित दोहे लिखे, श्रृंगार परक दोहे लिखे, भक्ति, नीति, ज्योतिष, इन सब से संबंधित इन्होंने दोहे लिखे। किसने? बिहारी ने। उसके बाद अगला आता है द्विज देव, और द्विज देव की दो ही हैं, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। तो श्रृंगार लतिका के अंतर्गत रस, अलंकार, नायिका भेद के लक्षणों को ध्यान में रखकर उदाहरण प्रस्तुत किए, ठीक है। और उसके बाद आता है घनानंद, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो रीति मुक्त कवियों में आता है। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर द्विजदेव, ये रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। घनानंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HPSC PGT इंटरव्यू में भी मुझसे घनानंद से संबंधित पंक्तियां पूछी गई थी। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप उन्हें नोट डाउन कर ले। सुजान हित, इश्कलता, वियोग बेली, प्रीति पावस, यमुना यश और प्रेम पत्रिका और पदावली और कृष्ण, बस ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप थोड़ा सा स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। वृंदावन, ठीक है, ये जो मैंने टिक किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुजान नाम की एक वेश्या थी या एक स्त्री थी जिससे
घनानंद जो है प्रेम करते थे। तो सुजान हित इश्कलता मतलब सुजान से इश्क करते थे, उसके वियोग में उन्होंने प्रीति पावस लिखी, यमुना के तट पर बैठकर प्रेम पत्रिका लिखी और फिर पूरी पदावली का इन्होंने वर्णन कर दिया। इस प्रकार से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। और कृष्ण कौमुदी भी इनकी रचना है। उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, कई सारे कवि हैं अभी। घनानंद, उसके बाद घनानंद पहला रीति मुक्त कवि थे। स्वच्छंदतावादी कवि भी इन्हें कहते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, इन पांचों का नाम स्वतंत्रतावादी कवियों के अंतर्गत भी यानी कि रीति मुक्त कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो आलम की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, एक तो आलम केली और माधवा नल काम कंदला, तो और एक है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित किसकी रचना है? आलम की। और उसके बाद माधवा नल काम कंदला ये भी आलम की रचना है और आलम केली भी आलम की रचना है। माधवा नल काम कंदला एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है और आलम केली के अंतर्गत लौकिक प्रेम की भावनात्मक और परंपरा मुक्त अभिव्यक्ति। परंपरा मुक्त आप समझ रही होंगे कि रीति काल के अंतर्गत जो रीति यानी कि लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली हुई थी उस परंपरा से अलग हटकर इन्होंने स्वच्छंदतावादी रचनाओं की रचना की। तो इसका मूल वर्ण श्रृंगार और भक्ति है। उसके बाद सुदामा चरित में इन्होंने कृष्ण भक्ति परक काव्य लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बोधा की, और बोधा की भी एक ही रचना काफी इंपॉर्टेंट है, वो है विरह वारिस। बोधा की क्या है? विरह वारिस। तो ये आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। उसके बाद है ठाकुर की दोनों इसी के नाम पर है, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो ठाकुर ठसक के अंतर्गत है प्रेम के पंथ को वर्ण विषय बनाकर उसका स्वच्छंद वर्णन किया और प्रेम का स्वच्छंद वर्णन किया। मैंने कहा कि स्वच्छंदतावादी कवियों में इनका नाम आता है, तो पांचों नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। उसके बाद द्विजदेव की रचनाएं आती हैं और द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी। ठीक है। उसके बाद गिरधर कविराय मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरीके के इसका नाम शायद दिया था, 4 कवियों का नाम देकर पूछा था कि इनमें से कौन सा कवि जो है ये रीति काल का नहीं है। तो रीति काल के कवियों में आपको इसीलिए मैंने ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाए हैं। गिरधर कविराय की आपने बचपन में 4th 5th 6th क्लास में कुंडलियां नाम से पढ़ी होंगी। तो गिरधर कविराय ने क्या लिखी थी? कुंडलियां लिखी थी। और वो कुंडलियां कैसी थी? नीति विषयक कुंडलियां थी जिसमें नीति का हमें ज्ञान मिलता था। उसके बाद आता है वृंद, और वृंद का भी नाम इम्पोर्टेंट है और इन्होंने भी वृंद सतसई लिखी। और उसके बाद है 12 मासा और फिर है इनकी श्रृंगार शिक्षा। तो 2 इम्पोर्टेंट है, एक तो याद रखिए वृंद सतसई और 12 मासा। 12 मासा के अंतर्गत 12 महीनों का सुंदर वर्णन है और इसमें वृंद सतसई के अंतर्गत इन्होंने नीति परक दोहे लिखे। तो नीति परक दोहे एक तो गिरधर कविराय ने लिखे, वृंद ने भी लिखे, बिहारी ने भी लिखे। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है रहीम की भी आ जाती हैं। तो रहीम की जो रचनाएं हैं वो बरवे नाई का भेद और बरवे छंद में नाई का भेद इन्होंने किया है। बरवे एक छंद का नाम है। उसके बाद यही कुछ इम्पोर्टेंट है, शायद और मेरे पास नहीं है और मेरे पास क्या आपको यही मिलेंगे। तो ये सारी रीति काल की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, मैंने सभी आपको करवा दी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब मैं कोशिश करूंगी चाहे मुझे रात को वीडियो अपलोड करनी पड़े, ज़रूर आपको पर डे वीडियो दी जाएगी क्योंकि काफ़ी सिलेबस हमारा बचा हुआ है और काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका अविश्वास इस चैनल के प्रति बने उससे पहले मैं आपको इतनी वीडियोस दे दूंगी कि आप बस टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है लेकिन फिर भी मैं ज़रूर आपके लिए समय ज़रूर निकालूंगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।